नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉइड के अनुसार इदम डैश पर आधारित है। देखिए जो इदम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो इदम का जो सिद्धांत है वो प्लेजर पर आधारित है। अगर मैं बात करता हूँ सिगमंड फ्रॉइड की, तो इसने मन को 3 भागों में बांटा है। ये मन के जो इसने 3 भाग बांटे, इसने इसको इदम अहम और परा अहम, जिसको हम इड ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत भी कहेंगे। देखिए इसने इड ईगो और सुपर ईगो में मन को कब बांटा था, तो 1923 में। याद रखना 1923 में इसने इदम इदम अहम परा अहम का सिद्धांत दिया था। अगर मैं बात करता हूँ सिगमंड फ्रॉइड की, तो इनको विश्लेषणवाद के जनक भी माना जाता है, या इनको क्वेश्चन ये भी आता है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। प्रश्न ये भी आता है ये किस देश के निवासी थे, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं कि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो ये परीक्षण है ये भैया रेवन के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, जॉन सी रेवन ने जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है इसको 1936 में, जिसको हम आरपीएम क्या कहते हैं भैया, प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेस है इसको आरपीएम भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया, जॉन सी रेवन के द्वारा इसको दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब विकसित किया ये भी आपको पता चल गया, किस परीक्षण को आरपीएम के नाम से जाना जाता है ये भी आपको पता चल गया। तो हर एक क्वेश्चन साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है, विच स्टेज इज कॉन्सिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। देखिए जीवन का जो सबसे कठिन काल है वो किशोरा अवस्था, किसको माना जाता है, किशोरा अवस्था, एडोलसेंस एज को माना जाता है। अगर मैं किशोरा अवस्था की बात करता हूँ, इसको जीवन का सबसे कठिन काल तो माना जाता है, लेकिन इसकी जो एज होती है वो कहीं कहीं पे 12 से 19, कहीं पे 11 से 19, कहीं पे 13 से 19 बताई गई है। वैसे एग्जैक्ट एज की मैं 12 से 19 कहूँगा, है ना। तो आपको अगर मैं बताना चाहूँगा किशोर अवस्था के बारे में, तो इसको ना जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि जीवन का बसंत काल किस काल को कहा जाता है, तो वो भी किशोर अवस्था को कहा जाता है। और एक जी स्टैनली हॉल होते थे, उनको जो है वो किशोर अवस्था के जनक भी माने जाते हैं, जी स्टैनली हॉल। उन्होंने क्या बोला था 1904 में, जी स्टैनली हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा था, या तूफान और तनाव का सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल किया था इन्होंने किशोर अवस्था के लिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि किशोर अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसके द्वारा, तो आपको याद रखना जी स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस लेबल्स एज ए लर्निंग मटेरियल। देखिए सीखने की सामग्री के रूप में जो निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हरमन एबिंगहॉस। देखिए एबिंगहॉस के द्वारा जो है वो सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है किया गया था। अगर मैं एबिंगहॉस की बात करता हूँ, प्रश्न एक बार आया था कि किस देश से थे, तो जो एबिंगहॉस थे ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक, कहाँ के थे भैया, जर्मन मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजी थोड़ी वास्ट होती है लेकिन फिर भी हम इसको आसानी से पढ़ लेंगे। अवधान एक डैश प्रक्रिया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और यहाँ मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अवधान की बात करता हूँ, तो अवधान एक सेलेक्टिव जो है प्रक्रिया है, एक चयनात्मक प्रक्रिया है। याद रखना है अवधान जो है ये क्या है, चयनात्मक प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है। जो ये भाटिया जो बैटरी होती है इसका जो प्रयोग भैया किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, तो अगर मैं बात करता हूँ भाटिया बैटरी की, तो इसका जो प्रयोग है वो इंटेलिजेंस के लिए, किसके लिए किया जाता है, बुद्धि के लिए। अगर मैं भाटिया बैटरी की डिटेल से बात करता हूँ, तो 1953 में एक इसका जो निर्माण हुआ था भाटिया बैटरी का, तो एक एम भाटिया होते थे उनके द्वारा किया गया था। भाटिया बैटरी के में क्या था कि इसमें इसने 5 बुद्धि के उप परीक्षण का निर्माण किया, बुद्धि के 5 उप परीक्षण का निर्माण किया, किसके द्वारा, कब इंट्रोड्यूस इसको किया था, 1953 में भाटिया बैटरी को इंट्रोड्यूस किया था। करता क्या है, इंटेलिजेंस का एक परीक्षण है, इंटेलिजेंस में इसको यूज किया जाता है, जिसमें कि 5 बुद्धि के उप परीक्षण का निर्माण इसके द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है कि शिक्षा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आजीविका है, पढ़ना या लिखना या सीखना है, या बौद्धिक विकास है, या सर्वांगीण विकास है? तो मेरे ओर से तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो इसका क्या हो सकता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है भाई, सर्वांगीण विकास हो सकता है। मतलब कि शिक्षा का अर्थ क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। तो मेरा मानना तो ये है कि इसका राइट आंसर यही होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आया यहाँ पे, लेकिन देख लेते हैं कि मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए जो मैस्लो थे, अब्राहम मैस्लो जिनको हम कहेंगे, इनके द्वारा जो है एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया, और इनका जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत था, इनका जो मोटिवेशन की जो थ्योरी थी भैया, ये जो है वो थ्योरी ऑफ नीड्स पे आधारित थी, आवश्यकताओं के सिद्धांत पे आधारित थी। तो ये क्वेश्चन आया था कि जो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? तो ये था भैया आवश्यकताओं के सिद्धांत पे आधारित। अगले प्रश्न की हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश प्रकार का अभिप्रेरक है। देखिए अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। देखिए जो उपलब्धि, संबंध और शक्ति है वो डैश प्रकार की अभिप्रेरक है, किस प्रकार के है? तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो एनवायरमेंटल आ जाएगा भैया, क्योंकि उपलब्धि, संबंध और शक्ति जो है वो किस प्रकार के हैं? वो एनवायरमेंटल ही क्या हो सकते हैं? काइंड्स हो सकते हैं, अभिप्रेरक हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन साइकोलॉजी में जरूर देखने को मिलता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। देखिए अधिगम जो है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। देखिए जो लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन ए बिहेवियर इन विच रिलायबिलिटी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो हो सकता है क्या? स्थायी। देखिए जो अधिगम व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार का होता है? वो स्थायी ही होता है। देखिए व्यवहार में परिवर्तन, क्योंकि 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का जो संप्रत्यय है वो भैया विलियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अमेरिका के एक निवासी थे, अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। और जो ये थॉर्नडाइक है, इनके द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, याद रखना, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी, देखिए जो ये बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है इसको अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इसके अलावा यहाँ पे स्किनर दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? स्किनर दिया है। स्किनर भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा क्रिया प्रसूत क्या दिया गया था भैया? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको यंत्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। तो याद रखना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था, पुनर्वलन का सिद्धांत भी स्किनर के द्वारा दिया गया था, यंत्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी स्किनर के द्वारा दिया गया था। लेकिन थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो मूर्त अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय दिया गया था, और इसके द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी दिया गया था। तो कुछ ऐसे जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, ये वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो, जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक ही समय में उत्पन्न हो जाए तथा एक ही समय में संतुष्टि चाहे तो उसे डैश कहेंगे। देखिए जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो रही है और एक ही समय में उससे जो है हम संतुष्टि चाहते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, द्वंद्व कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? विच इज ए नॉट ए पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए रोशार्क टेस्ट, देखिए ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर मैं रोशार्क परीक्षण की बात करता हूँ तो इसको स्याही धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है, और इसको हरमन आर रोशार्क के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे 16 PM का व्यक्तित्व परीक्षण भी दिया गया है, 16 PM क्वेश्चननियर भी दिया गया है। इसको भी रेमंड बी कैटल किसके द्वारा दिया गया था? रेमंड बी कैटल के द्वारा ये बताई गई थी 16 PM। तो ये भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व का ही परीक्षण है। TAT का जो पूरा नाम है वो है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। देखिए थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इसका नाम है। इसको मरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन, इसको मॉर्गन और मरे के द्वारा दिया गया था TA। लेकिन विनय साइमन स्केल जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आज विनय साइमन स्केल। अगले प्रश्न की मैं ऐसे बात करता हूँ। देखिए साइकोलॉजी पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और हमारा जो एक बैच बैठा है अभी TJT आर्ट्स का बैच नंबर 2 चल रहा है। नॉन मेडिकल LT
आप किसी भी चीज़ की जेबीटी की हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मात्र और मात्र रिकॉर्डेड क्लासें, भैया अगर आप एक समय पे क्लासें नहीं ले पा रहे हो तो रिकॉर्डेड क्लासें के लिए भी हमारे पास सुविधा है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फीस जो रहने वाली भैया वो मात्र मात्र 499 मंथ रहने वाली है। तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासें विद स्टडी मटेरियल, साथ में कुछ सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स भी डेली के दिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल रही है। तो आप बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने पहली बार हमने बैच बिठाए फ्री वाली जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें 500 बच्चे हमसे सिलेक्शन लेके गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है उसको एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया। एरिक एरिक्सन एक जर्मन वैज्ञानिक थे, और एरिक्सन के मुताबिक जो है जो इसने सिद्धांत दिया था मनोविज्ञान की जो ये सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक का विकास का सिद्धांत, इसके मुताबिक इसने मानव के जीवन के 8 चरणों में मानव के चरणों को बताया था। बोला था इसने कि मनोसामाजिक विकास जो होता है मानव का वो 8 चरणों से होता है। इसके अलावा यहाँ पे बंडूरा दिया है, अल्बर्ट बंडूरा। देखिए, इसका नाम मेरे को बहुत पसंद है, अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसको हम SLT क्या कहते हैं भैया? SLT कहते हैं, जिसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो भारत में जो प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वो हुई थी भैया 1916 में। देखिए, कहाँ पे हुई थी भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला? तो ये हुई थी कोलकाता विश्वविद्यालय में, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी। देखिए, किसके द्वारा खोली गई थी? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के प्रयासों से जब ये भारत आए थे, इससे पहले ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है साइकोलॉजी मनोविज्ञान की ज्ञान प्राप्त किया था, और उसके बाद ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त करके भारत आए थे, और इनके द्वारा जो है वो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भारत में खोली गई थी। अगर मैं विश्व की बात करता हूँ, ये तो खोली गई थी 1916, लेकिन विश्व में जो है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले कब खोली गई थी? तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में, विश्व के अंदर 1879 में जर्मनी के एक लिप्जिंग जगह थी। क्या नाम था जगह का? नाम जर्मनी का लिप्जिंग नामक जगह में खोली गई थी। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली प्रयोगशाला दुनिया की खोली गई थी। किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम बुंड। किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम कि विश्व के अंदर खोली गई विलियम बुंड के द्वारा, और भारत में खोली गई किसके द्वारा? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। अगले प्रश्न की दोस्तों मैं ऐसे बात करता हूँ कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा थी, इसका जो समर्थन है वो निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया था? तो ये सेम आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में दूंगा, ताकि आपके कमेंट बॉक्स में 2 ही कमेंट रहे, एक तो आपका ये आंसर और दूसरा आपका हर हर महादेव रहे। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से सुनना है कि प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? देखिए, प्याजे की ऐसी कौन सी अवस्था थी जिसका संबंध जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एवं लॉजिकल थिंकिंग से था? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो प्याजे की थी, इसका संबंध जो है वो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से था। अगर मैं प्याजे की बात करता हूँ तो इसने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। कब इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था? तो इसने 1936 में संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। इसने जो व्यक्ति की जो वो इसमें बांटा, जैसे कि संवेदी पेशी अवस्थाओं में बांटा था। संवेदी पेशी जो अवस्था इसकी थी वो थी 0 से 2 वर्ष। इसके बाद थी पूर्व संक्रियात्मक, ये थी 2 से 6 वर्ष। इसके बाद थी इससे पहले थी मूर्त संक्रियात्मक थी 6 से 11, और जो 11 से प्लस थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक, जिसको हम बोल सकते हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑप्शनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज। तो ये सारी ऑप्शनल स्टेज थी इसकी, किसकी भैया? प्याजे की, जिसके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया गया था 1936 में। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेज पूछी जाती है टेट परीक्षा में। 0 से 2, 2 से 6, भैया 6 से 11 और 11 प्लस। तो ये 11 से किशोरा अवस्था तक थी औपचारिक संक्रात्मक, जिसको हम फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज भी कहेंगे। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक? तो एक स्विस देश है, उस देश के मनोवैज्ञानिक है जीन प्याजे।
अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 आईक्यू प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखिए, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट इन मेंटल एज विल बी डैश ईयर। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है और इस बार टेट परीक्षा में आया था। इसका फॉर्मूला होता है आईक्यू बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोनिकल एज गुना 100। देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज बटे गुणा में कितना 100। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो है वो आईक्यू कितना दिया है, आईक्यू दिया है हमारे पास 75। कितना दिया है भैया, 75 आईक्यू दिया है। निकालना क्या है, मेंटल एज 16 हमारे पास क्या दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया है, 16 वर्ष का बच्चा है, उसकी एज कितनी है, गुणा 100 करेंगे। जब यहाँ पे क्या होगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75 गुना पे 16, समझना है ध्यान से, और बट्टे में 75 गुना 100 बट्टे में आ जाएगा 100। तो यहाँ पे आपको जब 75 को 16 से आप गुना करोगे तो आपको आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1200, और 1200 के नीचे जब 100 आ जाएगा तो राइट आंसर जो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो भैया कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो आपको ये आईक्यू का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुना में होता है 100। तो आपको समझना है, जो भी निकालना है वो दिया होगा उसको निकाल सकते हैं आप आसानी से, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं ये आईक्यू के बारे में बात करता हूँ तो ये बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण है, बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले जो ये आईक्यू टेस्ट है इसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, तो ये विलियम स्टर्न के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। विलियम स्टर्न ने कब आईक्यू के बारे में सबसे पहले बात की थी, तो 1912 में इसने बुद्धि का पहला परीक्षण किया था। पहली बार बुद्धि को जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था आईक्यू को, ये आपको बुद्धि लब्धि को पहली बार इसने इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12। किसी भी तरह आपको दे सकता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आईक्यू बटे मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। आप आंसर निकाल देंगे, सीधा फॉर्मूला भी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और बुद्धि को सर्वप्रथम जो बताया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा सबसे पहले बोला गया था, और बुद्धि पे पहला परीक्षण भी सबसे पहले अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। देखिए, एवोल्यूशन की बात की गई है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मूल्यांकन की और सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो केवल रचनात्मक, केवल योगात्मक, न रचनात्मक न आकलन। देखिए, दोनों क्या आएगा यहाँ पे, दोनों, चाहे वो बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये दोनों जो होंगे, रचनात्मक भी होगा, योगात्मक भी होगा, भैया फॉर्मेटिव भी होगा, समेटिव भी होगा। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो ये मूल्यांकन होता है, ये भैया जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ये फॉर्मेटिव भी होता है, समेटिव भी होता है, रचनात्मक भी होता है और योगात्मक भी होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये आपको आसानी से आप गलत नहीं करेंगे कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ये रचनात्मक भी होता है और योगात्मक भी होता है। अगले प्रश्न की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है, जो हमारा जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा, जो ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट जो होगा, वो किस प्रकार का होगा, तो वो सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, वो विषय वस्तु को समझने में विश्वास करते हैं, वो मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि हैव ए टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बिलीव अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, यूज मोर कॉमन सेंस। देखिए, मुझे लगता है कि उसमें सामान्य बुद्धि का भी वो अधिक प्रयोग करेगा, वो विषय वस्तु को समझने में भी अधिक विश्वास रखेगा, मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति भी उसमें होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस पे आधारित है। देखिए, जो जीन पियाजे ऑन विच डेवलपमेंट इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड, तो पियाजे की जो बाल विकास का जो सिद्धांत था, चाइल्ड डेवलपमेंट जो इसकी थ्योरी थी, वो किस पे आधारित थी, तो ये जो आधारित थी वो थी संज्ञानात्मक विकास पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो याद रखना, इसका जो बाल विकास का सिद्धांत था, इसका जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो थ्योरी थी वो किस पे आधारित थी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आधारित थी। ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। विकास एक निरंतर किस प्रकार की प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे दिया है सतत, तो सतत या निरंतर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि विकास व्यक्ति के वो जीवन से जीवन पर्यंत चलता है और भैया मरने तक चलता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है, कि जो हमारे सामने जो व्यवहार घट रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो सामने जो घट रहे हैं उनको कहेंगे हम विवरणात्मक कथाएं। क्या कहेंगे भैया, विवरणात्मक कथाएं कहेंगे, नैरेटिव्स कहेंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, और 27 पे थोड़ा मुझे भी डाउट लगता है, तो आप भी इसका सही आंसर बता सकते हैं क्या यही है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया कि प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। देखिए जो प्रयोग है वो किस प्रकार की एक विधि है, तो प्रयोग जो है वो हाइपोथेसिस, तो याद रखना जो एक्सपेरिमेंट जो एक मेथड है वो परिकल्पना की एक विधि है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया एवं सीखने की परिस्थितियाँ हैं मुख्य पहलू है। देखिए जो शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया एवं सीखने की जो परिस्थितियाँ वो मुख्य पहलू होता है, वो किस प्रकार का पहलू है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का पहलू है। क्वेश्चन ये भी आता है कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है इसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पहले थॉर्नडाइक के द्वारा, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो जनक है वो थॉर्नडाइक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ज़रूर जुड़े। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, बताएं दोस्तों को कि भैया हमारा एक चैनल है, और इस चैनल पे जुड़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में साइकोलॉजी के पार्ट 2 में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।